देखिए आप लोग, आवर एनवायरमेंट, हमारा पर्यावरण का यह पार्ट सेकंड बताया जा रहा है आपको। पार्ट सेकंड, फर्स्ट पार्ट में आप लोगों को दे दिया गया था फूड चेन और फूड वेब, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल। ठीक है, इसमें ये बताया गया था कैसे ट्रॉफिक लेवल प्रोड्यूसर क्लास से स्टार्ट होता है और कंज्यूमर कितने स्टेप कितने सीरीज में होते हैं, वो ऊपर तक जाते हैं। ठीक है, बट इसमें ये भी चीज ध्यान देना है कि एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है, ये हमेशा ध्यान में रखेंगे, वह 10% ला या 10% ला के हिसाब से होता है एनर्जी ट्रांसफर। लेकिन अगर किसी की भूख प्यास मिटती है, जितने भी ट्रैफिक लेवल्स हैं, अगर उसमें उनकी भूख प्यास मिटती है, यानी जो उनके लिए जरूरत है लाइफ को मेंटेन करने के लिए, जो भी बैलेंस डाइट्स है, वो सभी जंतुओं को हर ट्रैफिक लेवल पर मिलती है। उसके साथ साथ पॉजिटिव के साथ नेगेटिव भी मिलता है, यानी जो भी केमिकल्स अगर प्लांट्स में रहेगा, अगर उसको डोमेस्टिक एनिमल्स खाएंगे, अगला ट्रॉफिक लेवल वो करेगा, तो ऊर्जा के साथ साथ उतना जहर भी उस ट्रॉफिक लेवल में जाएगा। ये है आपका बायो मैग्निफिकेशन या बायो कॉन्सेंट्रेशन, जिसको बोलते हैं जैव सांद्रण। हिंदी मीडियम वाले बच्चे याद रखेंगे इसको जैव सांद्रण बोलते हैं, यानी केमिकल्स भी उसी अनुपात में, उसी रेशियो में डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स को क्या होता है, ट्रांसफर होता है। अब देखिए 10% ला क्या है कि अगर मान लीजिए जितना भी एनर्जी लेवल इसमें रहता, मान लीजिए प्लांट्स में अगर सारे जो एनिमल्स है, एनिमल्स में जरूरत क्या पड़ती है, एनिमल्स में जरूरत ये पड़ती है कि 7 कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं। 7 कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या है, वो आप पिछली कक्षाओं में आप लोग पढ़ चुके होंगे। फैट है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स वाटर, खनिज जल है आपका। ठीक है, रफेज है, वाटर है, यानी ये 7 कंपोनेंट्स। कोई भी आप भोजन खाते हैं, जो आप लोग परंपरागत प्रणाली है, जो चलती चली आ रही है मानव सभ्यता और संस्कृति के विकास के साथ साथ, वो परंपरागत भोजन खा रहे हैं, या कुछ भी पेट भरने के लिए मिट्टी भी खा लेंगे, तो उसमें मिट्टी खाने पर भी इसी 7 पोषक तत्वों में से ही कोई मिलेगा। तो इन 7 पोषक तत्वों को अपने अंदर रख करके शरीर की केटा वाली यानी दोनों को मिलाकर बोलते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस, जिसको हिंदी मीडियम में बोलते हैं उपापचय क्रियाएं। और उसी उपापचय क्रियाओं से जो है वजूद जिंदा रहता है इस धरती ग्रह पर। तो इन 7 कंपोनेंट्स की जरूरत बॉडी को पड़ती है। ये 7 कंपोनेंट्स या तो आप परंपरागत फूड से लीजिए, नहीं तो जो भी चीज आप खा करके पेट भरते हैं, तो इसी 7 कंपोनेंट से जो है आपका सर्वाइवल होगा। अब देखिए यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर जितना मान लीजिए प्लांट्स में इन सब की मात्रा से जितना एनर्जी लेवल बनता है, ध्यान में रखिएगा 7 कंपोनेंट्स ऑफ फूड है। अगर किसी प्लांट को मान लीजिए आप पालक खा रहे हैं, पालक में इतना दे दिया कि भैया कि इसमें इतना % या इतना अमाउंट जो है फैट का, इतना कार्बोहाइड्रेट, इतना प्रोटीन, विटामिन है, इतना मिनरल्स है, वो सारा आपको बता दिया गया। तो उसमें जितना भी उसका एनर्जी लेवल रहेगा, उसको खाने के बाद इसके ऊपर वाला जो जीव रहेगा, यानी जैसे बकरी है, भैंस है, गाय है, वो उसके अंदर 10% इसका, उस पालक में जितना एनर्जी रहेगी उसका 10% नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल को सप्लाई होगा। यह लिंडमैन साहब का रूल है, इसको 10% लॉ बोलते हैं। और 10% लॉ अप्लाई कहाँ होता है, खाद्य श्रृंखला में। कहाँ पर अप्लाई होता है, खाद्य श्रृंखला में। इसको बोलते हैं फूड चेन या वेब बोलते हैं। ठीक है, इस खाद्य श्रृंखला में लिंडमैन साहब के इसी 10% लॉ के हिसाब से जो भी जितना भी कोई भी जीव जितना भोजन करता है, उस भोजन में इस 7 कंपोनेंट्स के हिसाब से जितनी एनर्जी रहती है, उसका 10% नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल मिलेगा। और इसके बाद
अगर मान लीजिए यही गोट मर जाए, यही गोट अपनी लाइफ जी करके अगर मर जाए और इसको इंसान क्या करता है, फेंक देता है। जब फेंकता है, अब तो गिद्ध देखने को नहीं मिलते, बट पहले जब मरे हुए जानवरों को जब फेंक दिया जाता था तो उसको खाने के लिए गिद्ध जुड़ते थे। अगर मान लीजिए इस गोट और बफेलो में, ठीक है, इस गोट और बफेलो में अगर 1000 जूल एनर्जी इस 7 कंपोनेंट्स के हिसाब से रहती है तो गिद्ध खाएगा तो उसके अंदर 10% एनर्जी ट्रांसफर होगी। कितनी एनर्जी ट्रांसफर होगी? 10%, यानी 100 जूल। उसको एनर्जी कितनी मिलेगी? गिद्ध को 100 जूल मिलेगी। अगर मान लीजिए पालक कितना अमाउंट, मान लीजिए 25 ग्राम या पाव भर पालक ले लिए, उस पालक के अंदर अगर इस 7 कंपोनेंट्स ऑफ फूड के हिसाब से अगर 1000 जूल एनर्जी संग्रहित है उसकी वजूद में, तो उसको अगर बकरी खाएगी तो उसका 10% एनर्जी मिलेगी, यानी कितना मिलेगी? 100 जूल मिलेगी। कितना मिलेगी? 1000 जूल का 10% करेंगे 100 जूल मिलेगी। और उस 100 जूल वाले अगर मरे हुए बकरा, भैंस, गाय को अगर एक गिद्ध खाएंगे तो गिद्ध को कितना एनर्जी मिलेगी? गिद्ध को कितना एनर्जी मिलेगी? उसका 10%, कितना मिलेगी? 10 जूल। यानी कोई भी चीज मान लीजिए अगर जैसे 1000 जूल एनर्जी आपके 7 कंपोनेंट्स ऑफ फूड के हिसाब से किसी भी ट्रॉफिक लेवल में किसी के अंदर संग्रहित है, अगर उसको नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल अपना खा पी करके अगर जिंदगी और वजूद को कायम करता है तो उसमें उसका 10% मिलेगा, यानी इसको 100 जूल मिलेगा। अब इसको जो खाएगा इसका 10% सिर्फ इसके अंदर जाएगा, यह 10 जूल को किया जाएगा। मैं किसी धर्म जाति को आक्षेप नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि जेड प्लस एकेडमी मैं आप लोगों को ध्यान दीजिएगा इस बात को कि जेड प्लस एकेडमी सारी जात, धर्म, सारी सरहदों को पार करता है। किसी मजहब, जाति, क्षेत्रवाद, भाषावाद किसी से कोई लेना देना नहीं हमारा। यह सिर्फ जो है 2 पैर वालों जो प्रजाति है, जानवर हैं, सिर्फ इंसानों के लिए है, ठीक है। तो हमेशा मैं किसी धर्म पर या मजहब प्रहार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ चीजें बताई गई हैं कि अगर मान लीजिए जैसे ये बताया जाता है कि आप नॉनवेज मत खाइए, वेज से ज्यादा एनर्जी मिलती है। यही कारण है कि एक सेक्ट जो है जैसे हिंदू संप्रदाय है वो बोलता है कि शाकाहारी ज्यादा खाइए। अगर आप प्लांट को सीधे खाते हैं तो 100 जूल एनर्जी मिलेगी, लेकिन अगर 100 जूल वाले को अगर गाय, बकरी, भैंस ये सब आप खाएंगे तो मात्र 10 जूल एनर्जी आपको मिलेगी। यह 10% लॉ ट्रांसफर है। इसीलिए हिंदू सेक्ट के जो मनीषी या जो भी साइंटिस्ट रहे या जो भी क्या रहे, आई डोंट नो जो है, लेकिन वो लिनमैन के 10% लॉ को करते हैं कि अगर आप डायरेक्ट प्लांट से आपको करेंगे, डायरेक्ट अगर आप प्लांट से करते हैं तो आपको टोटल उसका 10% एनर्जी मिलेगी, तो ज्यादा 1000 जूल का भी ज्यादा मिलेगा तो 100 जूल रहेगा। लेकिन अगर आप इसको अगर खाते हैं तो आपको मात्र 10 जूल एनर्जी मिलेगी। जैसे डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स में एनर्जी का ट्रांसफर होता है एज पर रूल ऑफ लिंडमैन अकॉर्डिंग टू 10% लॉ के हिसाब से। ठीक उसी तरह अगर अच्छा चीज, पॉजिटिव चीज आपकी बॉडी को डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल पे मिल रहा है तो उसी तरह निगेटिव चीज यानी जहर भी मिलेगा। यानी जो इसके अंदर केमिकल्स होते हैं, ध्यान रखिएगा, जो ये केमिकल्स होते हैं, यह केमिकल्स जैसे केमिकल्स में आपका है जितने फर्टिलाइजर्स है, यूरिया है, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम है, ठीक है, पोटास है, या जितना छिड़काव किया जाता है, प्लस डीडीटी क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, या डीडीटी, ये सब जितनी केमिकल्स भी इसके अंदर डाला जाता है उसका भी प्रभाव है। और आप लोग थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट विजन को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि देखिए पहले के जो हमारे पूर्वज थे भारतीय संस्कृति सभ्यता में, अगर आप देखिए तो पहले के हमारे पूर्वज थे वह 7 फीट 7.5 फीट हाइट तक होते थे और उनकी बुलंद बॉडी हुआ करती थी। क्या उनको उस समय जो है ना यूरिया का कोई या आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स का प्रोडक्शन था या किसी भी तरह का जो है कोई केमिकल बना था रोकथाम के लिए, वह बिल्कुल नेचुरल लाइफ जीते थे। तो उस नेचर में ना उनके अंदर केमिकल की सप्लाई होती थी
और न एक 10% शायद रूल भी अप्लाई होता था, उनको सारी एनर्जी लेवल मिलता था। क्लियर? बट जब से एक केमिकल सारी चीजों का सप्लाई होने लगा, तब से हम की ह्यूमन बींग्स की हाइट घट गई और एज जो जिंदा रहने का जो लाइफ स्पान टाइम है कि पहले के लोग जो है 100 ईयर्स से ज्यादा जीते थे और आज जो है 50 ईयर्स जैसे ही क्रॉस होते हैं तुरंत जो ओल्ड एज आ जाती है वो वृद्धावस्था में प्रवेश कर जाते हैं। क्यों ऐसा है? ये सब केमिकल्स की वजह से। तो जैसे ट्रॉपिक लेवल्स में एनर्जी लेवल इंटर करता है, इन द सेम वे यह केमिकल्स भी आपकी बॉडी के अंदर कॉन्सेंट्रेट होते हैं। इसी कंसंट्रेशन की वजह से इंसान की हाइट, एज, वर्क कैपेसिटी सब चीज डाउन हो गई है सभी ह्यूमन बींग्स की। और एक आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल दिखा रहा हूं, बता रहा हूं, इन द एंटायर वर्ल्ड एनवायरमेंटल सिनेरियो, पूरे विश्व का जो पर्यावरण का जो दृश्य है उसमें आप देख रहे होंगे क्या आप लोगों को गिद्ध दिखाई देते हैं? गिद्ध क्यों नहीं दिखाई देते? क्या रीजन है? पहले तो ऐसा होता था जब हम लोग बचपन में छोटे छोटे थे तो कभी कोई गाय भैंस को कैटल्स अगर मर जाता था तो जैसे ही मरता था उसको फेंका जाता था, ठीक उसके 1 घंटे 2 घंटे बाद पता नहीं खूब ढेर सारे गिद्ध आकर उसके मांस को क्या हो करते थे, क्लीन करना शुरू कर देते थे ताकि एनवायरमेंटल जो इको बैलेंस हमारा बना रहे, ठीक उसको साफ कर देते थे और उनका सर्वाइवल भी उसी पर डिपेंड था, फिर वो चले जाते थे। आज आपको लगता है इतने कैटल्स, इतने डॉग्स, कैट्स इतने मरे पड़े चारों तरफा बिगड़े बदबू करते रहते हैं, ठीक है। आज कोई सफाई करने वाला कोई गिद्ध एक भी दिखाई देता है? क्यों नहीं दिखाई देता? जस्ट ड्यू टू गिद्ध क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि वह विलुप्त की कगार पे है, विलुप्त प्राय। एक्सटिंक्शन मींस हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान में रखेंगे, विलुप्त प्राय इसको बोलते हैं, विलुप्त प्राय। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी ध्यान में रखेंगे, जो चीज को आप हिंदी में जानते हैं उसको इंग्लिश में भी जानिए, जो इंग्लिश में जानते हैं उसको हिंदी में भी जानिए। मीडियम डजंट मैटर, मीडियम का कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर आप पूजा करते हो तो चाहे वो गॉड बोलो, चाहे ईश्वर बोलो, चाहे अल्लाह बोलो, इसका फर्क नहीं पड़ता जुबान का, बस ये होता है कि आपकी नियत और कंसंट्रेशन आपका कैसा है, ठीक है, डिवोशन कैसा है। उसी तरह मीडियम का फर्क नहीं पड़ता, बशर्ते आपका कॉन्सेप्ट विजन आपका स्ट्रांग होना चाहिए। अब देखिए ये गिद्ध जो है विलुप्त कगार पे हो गए। क्यों हो गए? रीजन जब साइंटिस्ट पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट जुड़े, केवल इंडिया की खबर नहीं बता रहा हूं, ऑल ओवर वर्ल्ड की बात है कि वल्चर्स बिल्कुल गायब हो गए। पहले क्या था आप लोग देखते हैं डेली लाइफ में, जैसे प्याज जब सस्ती थी सबके यहाँ 2-4-5 किलो हमेशा फेंकी रहती थी, किचन में हमेशा देखी रहती थी, है ना। अब क्या हुआ कि जब प्याज हुआ जो है कि 200 रुपया किलो महंगी, 100 रुपया किलो महंगी हो गई, तो कोई पाव भर प्याज भी ले रहा है तो दिखाते जा रहा है और टिकटॉक बना रहा है कि देखो मैं प्याज लेके। अब प्याज पर कितनी टिकटॉक बन गई और कितने लोग जो है होता ना स्टार बन गए खाली प्याज पर। उसी तरह गिद्ध की बात है, अगर गिद्ध आप देख लेंगे और गिद्ध को दुनिया को दिखा देंगे तो आप भी टिकटॉक स्टार बन सकते हैं, ठीक है। तो विलुप्त प्राय ध्यान रखिएगा, विलुप्त प्राय क्यों हुए? साइंटिस्ट ने जब ढूंढा तो ये क्या पाया उसमें? डीडीटी। क्या पाया? डीडीटी की वजह से। ये डीडीटी जो जाता है किसके थ्रू? जैसे एनर्जी का ट्रांसफर होता है डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स में, उसी तरह जैसे हम डीडीटी का छिड़काव किए कीट पतंगों के लिए कि कीट पतंगे हमारे गार्डन की जो सब्जियां उस पर ना बैठे, तो पता चला उसमें वो जो केमिकल था डीडीटी या इसमें चला गया। मच्छरों के लिए भी स्प्रे किया जाता था डीडीटी का। तो ये या फिर जितने भी पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, वीडिसाइड्स हैं, खरपतवार नाशक, कीटनाशक, ये सब जितने भी हैं, जैसे ब्रूडेक्स मिक्सचर है, बर्मंडी मिक्सचर है, एग्रोसान है, ठीक है, ये सब चीजें जो है जो छिड़काव किया जाता है तो इनके अंदर, इनकी बॉडी के अंदर चला जाता है। फिर इसको जो खाएगा तो उसकी बॉडी के अंदर चला जाएगा, फिर इसको जो खाएगा गिद्ध खा रहे उनकी बॉडी के अंदर चला जाएगा। अल्टीमेटली जितने भी केमिकल फर्टिलाइजर्स और जो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड हैं, वह डीडीटी, ये सवाल दे जो है गिद्ध के शरीर में गए। और जब गिद्ध के शरीर में गया तो कुदरत ने तो उसको डीडीटी नहीं दिया था ना, इसलिए जो हुआ दुनिया से क्या हो गया, जो है बिल्कुल विलुप्त प्राय होने लगे। आज जो भी कंट्री अगर 10 गिद्ध रखा है अपने म्यूजियम में तो दिखा रहा है, ब्रीडिंग करवा रहा है कि गिद्ध बढ़े ताकि इकोसिस्टम का बैलेंस बना रहे। तो वो जैसे 2 प्याज लेके जो है स्टार बन गए टिकटॉक पर, ठीक उसी तरह 2-4-10 गिद्धों को रख करके वो अपना क्या बन रहे हैं? स्टार बन रहे हैं कि हाँ भाई जो है हमारे पास गिद्ध हैं, ठीक है। तो यह
इसको जो केमिकल का ट्रांसफर होता है डिफरेंट टॉपिक लेवल पर, इससे किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, सब चीजों पर उसका फर्क पड़ता है, उसकी बॉडी पर, बॉडी स्ट्रक्चर पर, सब चीज पर असर करता है। इसको बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन या बायो कंसंट्रेशन। और बाकी जो एनर्जी लेवल ट्रांसफर होता है ये हमेशा किस लॉ से होता है? लिनमैन साहब के 10% लॉ से होता है, इस ढंग से। क्लियर? जीवन की उत्पत्ति के बारे में थ्योरी ओपरिन और हेल्डन साहब ने दिया। ओपरिन हेल्डन साहब के अनुसार कि लाइफ की ओरिजिन इस प्लेनेट पर हुई, उसके लिए डिफरेंट कंडीशंस और सर्कमस्टांसेस रिस्पॉन्सिबल थी। और जो सिस्टम कुदरत ने दिया सबको जीने के लिए, अगर उसमें न चाहते हुए, कुदरत के न चाहते हुए भी आपकी वजह से कोई चेंज आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? पॉल्यूशन। ठीक? जैसे आपको नेचर ने दिया, नेचर ने क्या दिया? एक खूबसूरत सा वायुमंडल दिया जिससे ऑक्सीजन मिलती है। उस ऑक्सीजन से जिंदगी बसर होती है कहां पर? इस धरती पर। क्लियर? तो अगर उस वायुमंडल को आप चेंज कर रहे हैं कि फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, व्हीकल्स, टू व्हीलर, फोर व्हीलर्स, एयरवेज, वाटरवेज, रोडवेज, सारा चीज से ढेर सारा जो है अवांछनीय गैसों को जो उसी कुदरत द्वारा बनाया गया जो ओरिजिनल नेचुरल एटमॉस्फेयर था, जो जिंदगी बसर करने के मिला था, उसमें तरह तरह की हार्मफुल गैसेस को आप डाल करके वायुमंडल को क्या कर दे रहे हैं? प्रदूषित कर दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अवांछनीय, ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर भी उसमें चेंज कर रहे हैं। प्रकृति के किसी भी सिस्टम में नोन एज पॉल्यूशन, क्या बोला जाएगा? प्रदूषण। अगर आप यही चेंज एयर में करते हैं, वायु में कर देते हैं, जो नहीं होना चाहिए, तो उसे क्या बोलेंगे? एयर पॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? एयर पॉल्यूशन। आप लोग थोड़ा सा साथ दिया करिए, इंटरेक्ट किया करिए, जब पूछा जाता है तुरंत बोला करिए, ठीक है? एयर में अगर अनवांटेड कोई चेंज आ जाता है जिसको कुदरत ने नहीं चाहा था, वह आपकी प्रक्रिया, आपकी मेहरबानी से हुआ है, तो उसको बोलेंगे एयर पॉल्यूशन। हिंदी में क्या बोलेंगे? वायु प्रदूषण। क्या बोलेंगे? वायु प्रदूषण। अब ये थोड़ा सा ध्यान रखिए कि एयर पॉल्यूशन, एयर में क्या रहता है? 78% लगभग नाइट्रोजन, ऑक्सीजन लगभग 21%, राइट? अब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है 0.003%, 0.003% है। अगर मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर आप 2%, 4% अगर कर देंगे तो जो नेचर का बनाया गया सिस्टम है वो बैलेंस बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा? तो वो बैलेंस बिगड़ता है, यानी अनवांटेड चेंज कर देते हैं किसमें? कुदरत की किसी व्यवस्था में अनवांटेड चेंज। अगर एयर में होता है तो एयर पॉल्यूशन, या देखिए इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्रीज है, आपको बताया टू व्हीलर, फोर व्हीलर, सारी चीजों से। और दूसरा, अगर यही वाटर में करते हैं तो वाटर में अनवांटेड चेंज आ जाता है तो क्या बोलते हैं? वाटर पॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? वाटर पॉल्यूशन। यह पॉल्यूशन क्या है? डेंजर है किसके लिए? वजूद के लिए, सर्वाइवल के लिए। जैसे एक नेचुरल तालाब था, क्या था? नेचुरल तालाब था, किसी ने उसमें मछली पाल ली, फिशरी का बिजनेस है, मछली पाल ली, ठीक है? और वह नेचुरली जो सिस्टम है नेचर का, उसमें अपना चलते रहे, मछली अपना ब्रीड करती रही, उनकी संख्या बढ़ती रही, सब कुछ, ठीक? आप गए उसी में थोड़ा सा जहर डाल दिया, जो सिस्टम था उसमें आपने चेंज कर दिया कि उसमें जहर डाल दिया, सारी मछलियां क्या होंगी? मर जाएंगी। अच्छा, तो आप जो ओरिजिनल सिस्टम है नेचर का उसको आपने चेंज किया तो वो वाटर पॉल्यूशन हो गया। अगर यही मिट्टी में अगर अनवांटेड चेंज आ जाता है तो क्या बोलेंगे? सॉइल पॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? सॉइल पॉल्यूशन। जितने भी ढंग से अनवांटेड चेंज जहां जहां पर होगा। और बताइए, अगर यही आपका जैसे एक होता है न्यूक्लियर पॉल्यूशन, क्या होता है? न्यूक्लियर पॉल्यूशन होता है जो आज न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस को, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन
प्रोसेस को जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उसको निगेटिव तौर पे जो यूज कर रहे हैं उससे रेडिएशंस, जो हार्मफुल रेडिएशंस हैं, हार्मफुल रेडियो एक्टिव जो पार्टिकल्स हैं वह एयर में, एटमॉस्फेयर में आपके हो रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, उससे किस तरह का पॉल्यूशन हो रहा है कि आपके जेनेटिक म्यूटेशन हो रहा है, आपकी बॉडी के जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन तक को जो है वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसको चैलेंज दे रहे हैं, और उससे जितनी भी सारी नेगेटिव हैपनिंग्स हो रही हैं उन सब चीजों से हो रही है। जैसे आप देखिए हिरोशिमा नागासाकी पर 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर, 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर अमेरिका द्वारा एटम बम छोड़ा जाता है। एटम बम के प्रभाव से जितनी कैजुअलिटीज यानी जितनी मौतें हुई थी उससे हजारों गुना ज्यादा जो एयर को उसने पॉल्यूट किया, रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स जो थे वो जाके जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल जापान की चेंज कर दिए, और जितनी संततियां उत्पन्न होने लगी, कोई हैंडीकैप हो रहा है तो किसी का आंख ही, एक आंख नहीं है, किसी का मतलब पूरी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दिया। तो आगे ध्यान रखिए कि यह किस तरह का पॉल्यूशन, अगर ये साउंड का हो, ठीक, अगर एक ध्वनि में आप एक निश्चित ध्वनि सुन सकते हैं, आप एक निश्चित ध्वनि सुन सकते हैं, जैसे मैंने आपको बोला और अब्दुल्ला साहब समझ में आ रहा है तो आप कहें यस सर। अगर मैं खूब तेज बोलूं और अब्दुल्ला साहब जो है तो आप मेरी बात को ध्यान नहीं देंगे, अपने को कंट्रोल करेंगे, जो है मतलब अपने कान और अपनी आवाज को कंट्रोल करेंगे, बच पा रहा हूं कि नहीं इस आवाज से, ठीक। तो जितने भी पॉल्यूशन राइज करने वाले जैसे व्हीकल्स हैं, गाड़ियां हैं, इंडस्ट्रीज हैं, रूटर्स हैं, ये सब सारे पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन वो करते हैं, इससे भी आपकी आश्रित वजूद और लिविंग सिस्टम पर जो है फर्क पड़ता है। तो इसको क्या बोलते हैं, पॉल्यूशन। अब हम आपको एक चीज डिस्कस करने जा रहे हैं, एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा 10th बोर्ड वाले बच्चे, कि दो चीजों पर अक्सर क्वेश्चन उठाता है। एक होगा आपका एयर पॉल्यूशन होगा, ठीक, एयर पॉल्यूशन, और दूसरा इसी से संबंधित ग्लोबल वार्मिंग है, ध्यान में रखिएगा। और ग्लोबल वार्मिंग, और इसी में एक फैक्ट इसी के अंतर्गत आता है ओजोन लेयर का डिप्लीशन। यह अक्सर वन और अदर वे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दीज क्वेश्चंस आर just asked in your 10th class board, so be alert please। अब देखिए एयर पॉल्यूशन में वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन में ध्यान दीजिएगा, वायु प्रदूषण आपने सिंपली, नेचर ने आपको क्या दिया, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, लगभग इतनी चीजों से आपके जीवन की दास्तां इस धरती ग्रह पे शुरू करती है नेचर। यह ओपरेन हेल्डन की थियरी भी बताती है, और कि यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर, लेकिन ह्यूमन स्पीसीज ने, मानव प्रजाति ने इसको गलत ढंग से यूज किया, और गलत ढंग से जब इसका उपयोग करना शुरू किया तब देखिए यही चीज जो आपको जिंदगी दी वही आपके लिए जहर बन गए। कैसे, वायु प्रदूषण में जहर कैसे बने उसको आप देखिए। जैसे ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है, बहुत एकदम बहुत उच्चतम दाब और ताप पर मिलियंस एंड मिलियंस ईयर से वो जो है, जो प्लांट्स और एनिमल किंगडम बरीड अंडर द ग्राउंड जो है, वह केमिकल चेंजेस, फर्मेंटेशन, इस कंडीशंस की वजह से वह कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस में बदले, ठीक। वह तो कुदरत का अपना वो था, एक सिस्टम था, उसको अपने को कर दिया। और आप क्या किए, उसका उन खनिजों को निकाल करके, जमीन के अंदर से निकाल करके उसका पूरी तरह दोहन करना शुरू कर दिया। और आपको एक बात बता दूं, जिंदगी आपको कैसे दिया, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर से ही सारे कार्बोहाइड्रेट, सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सारे प्रोटीन्स, सारे फैट्स, ध्यान है, सारे विटामिन, सारे मिनरल्स, सब चीज इसी से फॉर्म हुआ, और यही आपकी जिंदगी को बसर कराते हैं। पता चला इन सबको आपने गलत ढंग से यूज किया, तो देखिए कैसे ये आपके ऊपर वजूद के लिए पूरी धरती ग्रह के सभी जीवों, आपके ऊपर नहीं,
आप मेहरबानी मानव प्रजाति की, लेकिन खतरा सारे जीवों के लिए, पूरी अस्तित्व वजूद के लिए धरती पर खतरा है। कैसे? देखिए, कार्बन जब ऑक्सीजन, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और बाकी चीजों को आप इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज और चौतरफा अपने घर में, बाहर भी सब जगह जलाना शुरू कर दिया अंधाधुंध, तो कार्बन को अगर ऑक्सीजन कम मिली तो बना दिया, क्या बनाया ये? कार्बन ऑक्सीजन लिमिटेड अमाउंट मिला तो बन गया क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। क्या बन गया? कार्बन मोनोऑक्साइड। और यही कार्बन ऑक्सीजन के साथ थोड़ा सा ज्यादा सफिशिएंट यानी प्रचुर मात्रा में अगर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है, वहां पर सफिशिएंट मात्रा मिला तो कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। ध्यान है? अब क्या बताइए, आपको लगता है ऑक्सीजन सपोर्ट करती है आपको जीवन के लिए, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड सपोर्ट नहीं करती है। कार्बन डाइऑक्साइड नेचुरल जो इक्विवेलेंस होता है सिस्टम का, उसको मेंटेन करती है टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, जिससे आप जो है उतने बैलेंस टेम्परेचर में आप सर्वाइव करते हैं। सारी प्रजातियां, जितनी भी जीव हैं, प्लांट्स, एनिमल किंगडम सर्वाइव करते हैं। लेकिन अगर उसकी मात्रा अगर 0.03% जिसको कुदरत ने डिफाइन किया है, अगर उससे ज्यादा या कम हो जाएगा तो पक्का है इकोसिस्टम का बैलेंस बिगड़ेगा। और सिर्फ आपके इकोसिस्टम का बैलेंस नहीं बिगड़ेगा, पूरी धरती ग्रह पर प्रभावित होगा। जैसे मैं बता रहा हूं, बहुत ही ये विजन लेवल चल रहा है एनवायरमेंट का आप लोगों का, कि हमेशा ध्यान में रखिएगा। जैसे आप यहां से किसी को एक थप्पड़ मारे तो उससे जो आवाज आती है, साउंड आता है, वह कहां तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। कहां तक जाएगा? अनंत तक, इन्फिनिटी तक जाता है। इन द सेम वे अगर आपका सिस्टम, आपका जिस इकोसिस्टम में आपकी जिंदगी बसर होती है, अगर वो सिस्टम जो है डिसबैलेंस हुआ, मतलब किसी भी तरह का बैलेंस उसमें डाउन हुआ, तो क्या होगा? उसका प्रभाव कहां तक जाएगा? आसपास जितनी भी सिस्टम है सब पर जाएगा, उसका बैलेंस बिगड़ेगा। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो कार्बन कम मात्रा में उसको जलाना शुरू किया, इंडस्ट्री, फैक्ट्रीज जो है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा कर दिए। फिर सल्फर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर कम मात्रा है, ध्यान रखिएगा, कम मात्रा है तो सल्फर डाइऑक्साइड बन गई। और ज्यादा मात्रा है, अगर इसी सल्फर का ऑक्सीजन के साथ ज्यादा मात्रा में यानी प्रचुर मात्रा है ऑक्सीजन की, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड हो गई। ध्यान में रखिएगा आप लोग। और फिर एक चीज ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन जो है यहां पर, सॉरी ऑक्सीजन अगर आपको न दिया जाए, ऑक्सीजन अगर आपको न दिया जाए तो क्या हो जाएगा? जिंदगी बसर होगी आपकी? आप जी सकते हैं? सांस रोक लिया जाए, ऑक्सीजन रोक लिया जाए, सप्लाई नहीं, डाई आउट कर जाएंगे पक्का। वो ऑक्सीजन जिंदगी भी दे रही है, लेकिन अगर यही O2 O3 हो जाए तो क्या बन जाती है? जहर। क्या बन जाएगी? जहर। यही ओजोन है। ये क्या है? ओजोन है। ओजोन भी क्या है? ट्राई एटॉमिक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। क्या है? ट्राई एटॉमिक, 3 एटम है, देख रहे हैं ना, 3 एटम है ऑक्सीजन के, तो ओजोन वो भी जहर बन गई। फिर देखिए नाइट्रोजन तो जितने भी प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, एमीन ग्रुप, एमाइड ग्रुप जो आता है NH2 आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, याद रखिएगा, ये नाइट्रोजन धारा बनाते हैं डीएनए, आरएनए और जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें जो है आपकी पेरेंट से लगाकर जो संततियां पैदा होती हैं, यही न्यूक्लिक एसिड जीन्स, डीएनए, आरएनए इसकी कोडिंग के साथ जो है सारे ट्रेट्स और कैरेक्टर्स को डिफाइन करते हैं। इसमें ऑफस्प्रिंग, संततियों को डिफाइन करते हैं। लेकिन अगर यही आपकी अवांछनीय क्रियाओं द्वारा, एक्टिविटीज द्वारा अगर डिस्टर्ब हो गया तो ये क्या करता है? इसको भी देख लीजिए। अपना अच्छा बुरा आप लोग देखते रहिए ताकि आप लोग जीवन सही ढंग से जी सकें। ठीक है। नाइट्रोजन जब कम मात्रा ऑक्सीजन मिलती है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाती है, और यदि ज्यादा प्रचुर मात्रा कर दिया जाता है तो नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड बनाती है। अजीब सी बात है। देख लीजिए, लगभग सबका जो है हमने वो किया। क्लियर है। अब देखिए, ये जो आप अवांछनीय रूप से वायुमंडल में भर रहे हैं, भर कौन रहा है? ह्यूमन स्पीसीज। ये जो भर रहा है इसका प्रभाव क्या है? ये क्या हुआ? एयर पॉल्यूशन हुआ कि नहीं? क्या आप बंद कमरे में खूब ढेर सारा धुआं किया गया है, किसी चीज लकड़ी सकड़ी कुछ भी चीज जला करके, क्या आप वहां पर स्टे कर सकते हैं? आप तुरंत भागेंगे वहां से, पक्का। आप तुरंत भागेंगे नहीं भाई, जो हमें सांस लेने में दिक्कत है, आइए
कांट अवॉइड माई सस्टेनेंस, जो है मैं अपने सर्वाइवल को नहीं मेंटेन कर सकता, जो है जन यू जस्ट गो आउट एट वंस फ्रॉम दैट रूम, तुरंत भागेंगे आप उस रूम से, पक्का। तो क्यों आप डिस्टर्ब करते हैं, उस डिस्टर्बेंस का, वो जो आपने वायुमंडल को डिस्टर्ब किया तो उसका प्रभाव क्या होता है, ये देखिए। ये गैसेस जो होती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्लियर है, ये सब कैसे हुई ना। अब देखिए, अगर ये प्लस एक चीज और आप करते हैं, कौन सी, क्लोरीन गैस, कौन सी, क्लोरीन गैस। आप क्लोरीन गैस को भी बहुत ज्यादा मात्रा में किससे, रेफ्रिजरेटर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑल दिस थिंग्स वो करते हैं। अगर ये वायुमंडल में चले गए और मानसून बना, और जब मानसून बनेगा तो वो जो पानी होगा, बारिश होगी, तो वह किससे, सबसे पहले धरती पर आप तक पहुंचने से पहले किससे मुलाकात होगी, वायुमंडल से। अब वायुमंडल में मुलाकात के सामना किससे होगा, ये सब आपकी मेहरबानी से सामना होगा। और जब मेहरबानी से आपके सामना होगा तो देखिए क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जब उस बरसात के पानी से मिला, या वायुमंडल में जो पानी की आर्द्रता कारण जो है, क्लाइमेटिक चेंज कारण जो बना, या वेदर चेंज कारण जो है, तो वह बना देता है H2CO3, कार्बोनिक एसिड। यह कौन बनाता है, क्या बना देता है, कार्बोनिक एसिड। ये बनाया आपका कार्बोनिक एसिड। और अगर SO2 से मुलाकात हो गई, ध्यान में रखिएगा, अगर SO2 से मुलाकात हो गई तो यह क्या बना देगा, H2SO3, क्या क्या बनेगा, सल्फ्यूरस एसिड। इसको क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरस एसिड, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड, ध्यान रखिएगा। और यही सल्फर ट्राइऑक्साइड अगर पानी की बूंदों के साथ मिल गया तो क्या बना देता है, कमॉन, H2SO4, क्या बनाता है, तेजाब। ये क्या होता है, तेजाब। सल्फ्यूरिक एसिड, केमिकल नेम इट्स क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी तेजाब बना देता है। और यही NO2 के साथ अगर हट वाटर मिल गया तो HNO3 नाइट्रिक एसिड बनाता है। और इसी H2O फ्री हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अगर क्लोरीन के साथ मिलाता है तो HCl बना देगा। अब बताइए, मेहरबानी, कदरदानी आपकी, आपने एटमॉस्फेयर में इन सब सारी चीजों को जो है क्या किया, लॉन्च किया अपने स्वार्थ के लिए। और लॉन्च होने से क्या हुआ कि जो कुदरत द्वारा जो बारिश का होता है उससे मिल करके सल्फ्यूरस एसिड, कार्बोनिक एसिड, तेजाब, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सब बना दिया। तो जो पानी गिरेगा वो क्या गिरेगा, वाटर गिरेगा या तेजाब गिरेगा, कमान, तेजाब गिरेगा, पक्का। इसी को बोलते हैं एसिड रेन, यानी एयर पॉल्यूशन, यानी एयर पॉल्यूशन करता है आप, क्या होता है, तेजाब की बारिश होती है, ये होता है तेजाब। यानी जितने भी एसिड रेन, इसको क्या बोलते हैं, एसिड रेन, अम्ल वर्षा। और इसका बहुत घातक परिणाम आप लोगों को देखने में मिलता है। आप लोग चलते रहते हैं तो देखते हैं एक बूंद छोटी सी पीली सी जो है आपके हाथ पर गिर जाती है तो आप बड़ा होते हैं कि यार ये पीला पीला कोई बर्ड्स टॉयलेट तो नहीं कर दी। आप देखते हैं ना कि बर्ड कोई टॉयलेट तो नहीं कर दी, बर्ड टॉयलेट नहीं की है, वो आपकी मेहरबानी का जो है वो आसमान टॉयलेट करता है। वो जो अम्ल वर्षा होती है ना वो गिरती है पीली पीली आपके हाथों पर। और इतना नहीं, वो तो आपको करके उतना भाई इरिटेशन होगा चमड़े पर, स्किन नहीं उसको कर पाता जो है, ठीक। लेकिन जो आपकी 35 वर्ष में तैयार जो ताजमहल की विरासत है, जो दुनिया के लिए एक अजूबा बना हुआ है, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, उस पर अगर एक लगातार गिरता रहता है, कई सालों कई दशकों तक गिरता रहता है तो संगमरमर तक जो है वो क्या हो जाते हैं, जंग लग जाती है। यही कारण है कि ताजमहल जो आज फेड दिखाई देता है, सिर्फ साइंटिस्ट लोग देखें कि ताजमहल फेड क्यों दिखाई देता है, इतना खूबसूरत दिखने वाला, दुनिया के 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के बाद जो है टॉप 10 में इसकी पोजीशन है। व्हाई इज दिस फेड, फेड क्यों है, तो लास्ट में रीजन वो पता लगाए तो यही देखिए कि हम ही लोगों की मेहरबानी थी और कुछ नहीं था।
तो अब देखिए आप लोग, अभी तक आप लोगों ने क्या देखा कि आप लोगों की मेहरबानी से अम्ल वर्षा कैसे हुई, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका जो क्लास होगा 10 बोर्ड वाले बच्चे ध्यान रखें, उसमें ग्रीन हाउस गैसेस, ओजोन लेयर डिप्लीशन और 1% लॉ आदि सारे टॉपिक्स डील किए जाएंगे। तो कोई भी पार्ट, किसी भी टॉपिक का कोई भी क्लास होती है, उसका कोई भी पार्ट है, अगर जैसे आवर एनवायरनमेंट आपको स्टडी करना है तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, इसके बाद आवर एनवायरनमेंट उस पर डालिए, जेड प्लस एकेडमी आवर एनवायरनमेंट करेंगे, उस पर पार्ट फर्स्ट करेंगे तो उसकी स्टार्टिंग आपको दिखाएगा। इसके बाद उसको जब अध्ययन कर लेते हैं तो पार्ट सेकंड पर जाइए, पार्ट सेकंड उस पर सर्च करिए, पार्ट सेकंड पर जाएगा, फिर पार्ट थर्ड, पार्ट फोर्थ, जितने भी लेक्चर्स में फिनिश किए जाते हैं सारा स्टेप बाय स्टेप आप स्टडी करेंगे। और आप लोग प्लीज ध्यान रखिए कि सब्सक्राइब किसको करेंगे, जो नाच गाना करते हैं उनको आप सब्सक्राइब कर लेते हैं। पैसा वह नाच गा करके पैसा अपने कमाते हैं और आपका एनर्जी, आपकी ऊर्जा, आपका टाइम, आपका मनी सब वेस्ट होता है, आपको लाइफ में कुछ नहीं मिलता। तो आप प्लीज उन चीजों पर जाइए कि जो चीज से आपको लाइफ, एक न्यू लाइफ मिल सके, आपके करियर फ्यूचर को मेंटेन कर सके, आपके टाइम की बचत हो, मनी की बचत हो, एनर्जी की बचत हो राइट डायरेक्शन में। तो आप उस चीज को ज्यादा सब्सक्राइब करिए, ज्यादा शेयर कर रहेगा। इट्स ओके, थैंक यू।